दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं जेड जैक्स की स्टोरी, जो कि कैलिफोर्निया में रहा करती थी और वो एक इन्फ्लुएंट इंजीनियर डिजाइनर थी। उसकी खुद की कंपनी थी जो कि उसने 2018 में बनाई और उसकी काफी अच्छी ग्रोथ भी हो रही थी। और आज के टाइम में वो और उसकी पूरी फैमिली बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल से जानने के लिए हमें जाना होगा इसके बचपन से, ताकि हम लोगों को इसकी पूरी स्टोरी के बारे में पता चल सके और पता चल सके कि इसकी जिंदगी में क्या क्या घटा था और इसके घर परिवार में, इसके यार दोस्तों में कौन कौन है। जिसके बाद हम लोग इसके केस को बड़े ही अच्छे से समझ पाएंगे। टाइम था 14 अक्टूबर 1983 का, जब जेनी और स्टीव के घर पर जेड जैक्स का जन्म हुआ। जेड के पिता स्टीव एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करते थे और इनकी जिंदगी बड़ी ही आराम से चल भी रही थी। लेकिन जब जेड लगभग 10 साल की हुई तो इसके माता पिता के बीच डिवोर्स हो गया। इसके माता पिता दोनों ही अलग अलग रहने लगते हैं और ये अपनी माँ जेनी के साथ चली जाती है। इसके माता पिता के अलग हो जाने के जस्ट एक साल बाद ही इसकी माँ जेनी की मुलाकात टॉम मैरीमैन से हुई। पहली मुलाकात के बाद ही ये एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए और कुछ ही दिनों बाद 1995 में इन्होंने शादी कर ली। और शादी के कुछ एक दिन बाद ही जेड को एक छोटा भाई मिलता है जो कि उसके स्टेप फादर और उसकी माँ से उसे मिला था। जेड की टॉम के साथ भी काफी अच्छे से बनती थी। वैसे तो वो उसका स्टेप फादर था, लेकिन जेड ने कभी भी उसे स्टेप फादर की नजर से नहीं देखा और ना ही टॉम ने जेड को देखकर कभी ये बात सोची कि वो इसकी सौतेली बेटी है। वो उसे भरपूर प्यार दिया करते थे और बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह उसका ध्यान रखा करते थे। लेकिन जेनी की टॉम के साथ भी ज्यादा दिनों तक नहीं बनती है, जिसके बाद 2002 में जेनी ने टॉम को भी तलाक दे दिया। लेकिन जेड अभी अपने ओरिजिनल फादर से भी काफी ज्यादा टच में थी और भले ही जेन ने टॉम से डिवोर्स ले लिया हो, वो अपने इस स्टेप फादर के भी काफी ज्यादा नजदीक थी। अभी जेड की भी ग्रेजुएशन चल ही रही थी तो उसका इंटरेस्ट हुआ कि वो इंटीरियर डिजाइनर बन जाए। तो उसने उससे रिलेटेड कोर्स कंप्लीट किया और जा पहुंचती है अपने पहले पिता के पास, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब लगे हुए थे। तो उसने जाकर ये बात बताई कि मैं भी इसी तरह का कुछ काम करना चाहती हूँ और अपने सारे की सारी जो भी उसे क्वालिफिकेशन उसे चाहिए थी वो सारी उसने वहां पर जाकर दिखा दी। जिसके बाद उसे वहां पर हायर कर लिया गया और वो वहीं पर काम करने लगी। वो वहीं अपने पिता वाली कंपनी में काम करती है। बड़ी ही अच्छे से वो अपना काम कर रही थी। लगातार उसके प्रमोशन होते जा रहे थे और इसी बीच उसने अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा और वो अपनी माँ जेनी, अपने रियल फादर स्टीव के साथ साथ अपने स्टेप फादर टॉम का भी पूरा ख्याल रखा करती थी। वो टाइम निकालकर अपने फादर, स्टेप फादर और अपनी माँ के पास जाती और उन्हें जिस भी तरह की मदद कर पाती या फिर उन्हें मदद की जरूरत होती तो वो वहां पर जा पहुंचती। और इन सभी चीजों के अलावा भी वो अपने स्टेप फादर का काफी ज्यादा ध्यान रखती, क्योंकि उसे पता था कि उसके स्टेप फादर अल्कोहल के और सोने वाली दवाइयां लेने के काफी ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। तो उनका ख्याल रखने की काफी ज्यादा जरूरत है, जिसके चलते वो जल्द से जल्द जितना भी जल्दी टाइम निकाल पाती अपने स्टेप फादर से मिलने के लिए वो जाती रहा करती थी। और इन्हीं दिनों में उसे अपने फादर वाली कंपनी को ज्वाइन किए हुए काफी दिन हो चुके थे और उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो चुका था। तो उसने ये बात सोची कि क्यों न मैं खुद की एक कंपनी खोल लूं। अब उसे पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है और वो खुद की कंपनी खोलने के लिए अब तैयार भी है। और यही बात सोचकर उसने खुद की एक कंपनी खोल भी दी, जिसके ऊपर वो दिन रात मेहनत करती है और उसकी इस मेहनत का रिजल्ट उसे दिखाई भी देता है, क्योंकि देखते ही देखते उसकी वो कंपनी लगभग $1.5 करोड़ की हो गई। उसने अभी भी अपनी कंपनी पर ध्यान दे रखा था और दूसरी तरफ उसका स्टेप फादर टॉम भी अब पूरा दिन खाली रहा करता था। तो उसने भी ये डिसाइड किया कि वो भी एक छोटा मोटा काम करेगा, जिसके बाद उसका मन लगा रहेगा, दूसरी तरफ उसके लिए एक इनकम का सोर्स भी बन जाएगा। तो उसने वहीं पर एक बटरफ्लाई फार्म खोलने की सोची और आखिरकार उसने उसे खोल भी लिया। इसी तरह जेड अपनी कंपनी को लेकर खुश थी। उसके पिता अपनी कंपनी में पहले ही लगे हुए थे, वो वहां पर खुश थे। उसके स्टेप फादर ने खुद का एक बटरफ्लाई फार्म खोल लिया था। वो यहाँ पर काफी ज्यादा बिजी चल रहा था और उसकी माँ को भी कोई परेशानी नहीं थी, जिसके चलते पूरा परिवार काफी ज्यादा हंसी खुशी अपना टाइम बिता रहा था। कि जिसके बाद टाइम आया 2021 का, जब पूरा परिवार दहल गया और उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। क्योंकि ये दिन था 1 जनवरी 2021, जब सोलाना बीच पुलिस डिपार्टमेंट का नॉर्मल दिन चल रहा था और सारे के सारे नॉर्मल केसेस आ रहे थे, क्योंकि सारे के सारे लोग भंड होकर सड़कों पर घूम रहे थे और एक दूसरे को मारने पीटने के उनके पास छोटे मोटे केस आ रहे थे। कि तभी एक आदमी का पुलिस के पास कॉल आता है और उसने ये बात बतानी शुरू की कि सर, मेरा नाम एडम सिप्लियक है, मैं क्लोज फ्रेंड हूँ जेड जैक
एक्स का। उसने बताया कि ये घटना न्यू ईयर रात की है, जब मेरे पास जेड का फोन आया और उसने ये बात बताई कि मेरे पिता इस तरह काफी ज्यादा बीमार हो गए थे, तो वो हॉस्पिटल गए थे और अब वो वापस आ रहे हैं, तो क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर पाओगे उन्हें स्टेयर्स से वापस ऊपर ले जाने की, क्योंकि मैं अकेले उन्हें ऊपर नहीं चढ़ा पाऊंगी। तो मैंने उस टाइम तो साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी चल रहा था। लेकिन काफी देर बाद जब मेरा वो काम कंप्लीट हुआ तो मुझे जेड की याद आई और मुझे ये बात लगी कि यार मुझे वहां पर मदद के लिए उसके लिए जाना चाहिए था। तो चलो कोई बात नहीं, मैं लेट जरूर हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे वहां पर जाकर उसे संभाल लेना चाहिए। और जैसे ही मैं जेड के स्टेप फादर के घर पर पहुंचता हूँ तो मैंने वहां देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। मैंने वहां पर थोड़ी छानबीन की और आवाज लगाई कि शायद मिस्टर टॉम घर के अंदर होंगे और जेड अभी तक जा चुकी होगी। लेकिन मिस्टर टॉम ना तो घर के अंदर थे और ना ही बाहर। मैंने वहां पर थोड़ी देर छानबीन की और ढूंढा कि आखिरकार वो बंदा कहां पर गया, जो कि काफी ज्यादा बीमार था और अभी अभी उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। तो मैं जब वहां पर उन्हें ढूंढ रहा था तो मैं यूं ही ढूंढते ढूंढते घर के थोड़ा साइड में जाता हूँ। वहां पर काफी सारा कचरे का ढेर लगा हुआ था और जब उस कचरे को उसने देखना शुरू किया, क्योंकि वो कचरा उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, तो उसे पता चलता है कि मिस्टर टॉम ना तो घर के अंदर हैं, ना बाहर हैं, ना अपनी गाड़ी में हैं, जबकि वो तो इस कचरे में छिपे हुए हैं और जिंदा नहीं, जबकि उनकी मौत हो चुकी है। और ये सारी चीजें देखकर उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। तो पुलिस वहां पर आती है, सारी की सारी चीजों को अपने अंडर में ले लेती है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी शुरू की कि आखिरकार इसके साथ ये सब किसने किया होगा। और जब उस लड़के से पुलिस ने थोड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि इस तरह कल जेड के साथ मेरी बातें हुई थी। और जब पुलिस ने उस लड़के से बात करनी शुरू की तो उसने काफी कुछ बताया और वो सारे एविडेंस जेड को हिरासत में लेने के लिए काफी थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया था जेड ने कि उसे हिरासत में ले लिया गया और आखिरकार उसके स्टेप फादर, जो कि जेड से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे, और दूसरी तरफ जेड, जो कि हर टाइम उसके लिए उपलब्ध रहा करती थी कि मेरे पिता को कोई दिक्कत ना हो जाए, उनके लिए वो हमेशा मदद के लिए उनके पास आई रहा करती थी। आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, इन सारी चीजों को डिटेल से जानने के लिए सबसे पहले तो पुलिस ने टॉम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, पूछताछ आपस में उन सभी से करने लगती है, तो उन्हें पता चलता है कि बात कुछ ऐसी थी कि टॉम पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बीमार पड़ रहा था, तो उसे बीच बीच में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और उसका चेकअप लगातार चल रहा था। और यहाँ पर उसका ध्यान रखने के लिए अब कोई और नहीं जबकि जेड ही सामने आई। लेकिन अब की बार टॉम को काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जिसके बाद टॉम वापस उसके घर पर पहले ही आ पहुंची, क्योंकि उसे पता था कि उसका पिता काफी दिनों से हॉस्पिटल में है तो उसके घर की साफ सफाई नहीं हुई होगी। तो जेड ने यही बात सोची कि उसका स्टेप फादर जब घर पर आएगा तो वो नहीं चाहती थी कि उसका स्टेप फादर एक ऐसे घर में आए जो कि काफी ज्यादा गंदा हो चुका है। तो जेड उस दिन अपने काम से छुट्टी ले लेती है और वो टॉम के घर पर आकर साफ सफाई करने लगी। वो लगभग वहां पर 1-1.5 घंटे तक साफ सफाई करती है, जिसके बाद लगभग आधे से ज्यादा घर साफ हो चुका था। जेड जा पहुंचती है टॉम की कंप्यूटर टेबल पर और वो उसे भी साफ करने लगती है। तो इसी तरह साफ सफाई करते करते जेड का हाथ टॉम के कंप्यूटर के माउस को लग जाता है और जैसे ही माउस हिला तो उस कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हो गई। और जैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हुई और उस स्क्रीन पर जो कुछ भी था वो जेड ने जब देखा तो उसका दिमाग पूरे तरीके से हिल गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये कंप्यूटर मेरे पिता का ही है और इसके ऊपर ये सब चीजें चल रही है, क्योंकि उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर वॉलपेपर के तौर पर एक चेस्ट का फोटो लगाया गया था। वो भी कोई नॉर्मल चेस्ट नहीं, जबकि किसी लड़की की, और वो भी बिना किसी कपड़ों के। जब जेड ने वो वॉलपेपर देखा तो उसका दिमाग फटने को हो गया कि आखिरकार यार ये क्या चल रहा है, क्योंकि वो ब्रेस्ट उसे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। उस फोटो में मौजूद ब्रेस्ट के ऊपर जहां जहां पर तिल थे वो बिल्कुल जेड की ब्रेस्ट के सिमिलर थे। और इस चीज को देखते ही जेड समझ गई कि ये किसी और की ब्रेस्ट के फोटो नहीं जबकि उसकी खुद की के हैं। और ये फोटो देखते ही जेड काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या चल रहा है और ये फोटो यहाँ पर कैसे आया। वो उस कंप्यूटर को जब और ज्यादा डिटेल से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसका कोई एक फोटो नहीं जबकि सैकड़ों हैं। और ये सारी फोटोज कहीं और नहीं जबकि उसके स्टेप फादर के कंप्यूटर में है। वो स्टेप फादर जिसे वो बड़े ही लाड प्यार से पिता कहा करती थी, उनका ख्याल रखा करती थी, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये बंदा असल में उसका पिता नहीं जबकि हैवान की तरह उसके ऊपर नजर बनाए हुए है। उन सभी फोटोज में काफी सारी फोटो तो ऐसी भी मौजूद थी जो कि लगभग 10 साल पुरानी थी और वो उस टाइम की थी जब जेड सिर्फ और सिर्फ 15-16 साल की हुआ करती थी। कुछ फोटो उसने ऐसी भी देखी जो कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स
बॉयफ्रेंड के अलावा किसी के पास नहीं भेजी थी और वो सारी अब यहाँ पर इस कंप्यूटर में मौजूद थी। कुछ एक फोटो जेड को ऐसी भी नजर आई जो कि कहीं और नहीं जबकि उसके बेडरूम की थी, उसके बाथरूम की थी और वो सारी की सारी फोटो अडल्ट फोटो थी जिसमें जेड ने एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। जेड ने जब ये फोटो देखी तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसके रूम में, उसके टॉयलेट में हिडन कैमरा लगा रखे थे जिससे उन्होंने ये सारी फोटो खींची और अब उन्होंने अपने कंप्यूटर में इसे सेव कर रखा है। जेड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक बंदा है जो कि उससे प्यार करने का काफी ज्यादा दावा करता था और जेड भी उसे अपने पिता के तौर पर काफी ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन वो बंदा असल में उसे पिता के तौर पर प्यार से नहीं देखता था, शायद वो उसे हवस भरी नजरों से देखा करता था। ये सारी चीजें देखते ही जेड का दिमाग अब पूरे तरीके से खराब हो चुका था और उसे कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा था कि वो आखिरकार करे तो क्या करे। तो उसने ये बात ठानी कि उसके पिता जो हैं, स्टेप फादर जो हैं, जिसके कंप्यूटर में ये सारे फोटो पाए गए हैं, वो बुरे तरीके से शराब के और स्लीपिंग पिल्स के आदी तो हैं ही, तो क्यों न वो उसी का उसे ओवरडोज दे दे। किसी को कोई शक भी नहीं होगा और ये दरिंदा भी उसके रास्ते से हट जाएगा जो कि एक पिता का नकाब पहनकर उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था। अब तक टॉम हॉस्पिटल से घर पर आ भी चुका था, लेकिन अब आने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर पहले आता तो शायद वो इस बात से बच जाता, क्योंकि वो उसे किसी और काम के लिए भेज देता। लेकिन अब जेड को उसकी असल सच्चाई का पता चल चुका था और उसने प्लानिंग बनाना शुरू किया कि वो किस तरह से उसे शराब का ओवरडोज देगी और उसके बाद काफी सारी स्लीपिंग पिल्स उसे खिला देगी। लेकिन जेड को भी पता था कि उसका पिता काफी ज्यादा भारी है और वो इस काम को अकेले नहीं कर पाएगी, तो उसने अपने एक दोस्त के पास काफी सारे मैसेजेस किए और वो उससे इस बारे में मदद मांग रही थी। उसने सारी डिटेल से बातें बताई कि उसका स्टेप फादर जो है उसने क्या कुछ कारनामे किए हैं और अब जेड को उसके ऊपर कितना ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। जेड का वो फ्रेंड भी पहले तो यही बात सोच रहा था कि जेड अब काफी ज्यादा गुस्से में है और वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तो वो वहां पर नहीं आया और उसने साफ इनकार कर दिया इस बात से। लेकिन जेड के ऊपर अब काफी ज्यादा गुस्सा हैवी हो चुका था और उसने जिस तरह का प्लान बना रखा था उस पूरे प्लान को अंजाम भी दिया। लेकिन टॉम की बॉडी काफी ज्यादा भारी थी तो वो उसे ज्यादा दूर तो नहीं ले जा पाई, जिसके बाद वो उसे नीचे लाकर सिर्फ और सिर्फ काफी सारे कचरे में उसे छुपा देती है। जिसके बाद उसने ढूंढना शुरू किया एक ऐसे बंदे को जो कि इस बॉडी को जाकर ठिकाने लगा दे। लेकिन इससे पहले कि जेड उस बॉडी को ठिकाने लगवाती, उससे पहले ही उसका वही दोस्त वहां पर उसके पिता के घर पर आ गया और उसने ये सारी चीजें देखकर पुलिस को बता दिया। जेड ने ये बात सोची थी कि उसका वो फ्रेंड उसकी मदद करेगा उसके स्टेप फादर को निपटवाने में, लेकिन उल्टा उसने पुलिस को सारी की सारी बातें बताई कि किस तरह से जेड उसे मारने की प्लानिंग कर रही थी। बाद में जब ये केस कोर्ट में जाता है तो उसके दोस्त ने जो सारी की सारी बातें बताई थी उनके मुताबिक जेड के ऊपर केस चलने लगता है। नॉर्मल तौर पर तो पुलिस वालों ने भी पहले यही अंदाजा लगा लिया था कि शायद इस बंदे ने ओवरडोज ले ली और उसके कारण इसकी जान चली गई। जब जेड का केस कोर्ट में चल रहा था तो जेड ने पूरी बातों को डिटेल से बताया कि आखिरकार किस तरह का उसने फेल किया और आखिरकार किस तरह से वो वहां पर जाकर अपने पिता के लैपटॉप को सिर्फ साफ कर रही थी और वहां पर उसको ये सारी की सारी चीजें मिली। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और उन्हीं सब कारणों से उसने अपने पिता की हत्या कर दी। जरा आप भी देखिए उस रियल वीडियो को जब जेड को कोर्ट में पेश किया गया था और वहां पर जज को वो अपनी सारी की सारी बातें बता रही थी कि जनाब इस तरह का कुछ मेरे साथ हुआ था। When I went to clean in his office area, I was kind of wiping things down and I bumped the mouse on his desktop computer and it shook the screen awake, and I looked and there's a picture of female breasts on the screen, and I look and I have a beauty mark on my chest, and I look at it like those are my breasts. So it was the most violating, just awful, gut-wrenching feeling ever. I felt sick. I felt I couldn't even touch my own skin. I don't even know if there's words. I mean, not even in a movie have I seen something so just sick. Had you ever made any sexual overtures toward your stepfather? No. Did you tell him that you had nude photos of yourself? No. And you never showed him anything similar to those, correct? No, he was my dad. You would agree with me that the phrase, "I just dosed the hell out of him," implies that you
gave Tom a whole lot of drugs. It does sound like that. I sent these messages not knowing that all this was going to happen. It was going to get read. It was more just like I'm getting frustrated. I could club him on the head. It wasn't like actually club him on the head. ये सारी बातें बताने के बाद जैड को ये आस थी कि शायद जज उसके हक में फैसला सुनाएगा और ये बात कहेगा कि इस आदमी ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल गलत था और जैड ने जो कुछ भी किया है वो इसने गुस्से गुस्से में किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी सामने से जज की तरफ से रिप्लाई नहीं आया, जबकि उन्होंने सीधा का सीधा इसे 25 साल की सजा सुना दी। Superior Court of the State of California for the County of San Diego, the people of the State of California plaintiff versus Jade Sasha Jenks, defendant. Case number SCN 420772. Verdict, count 1, first degree murder. We, the jury, in the above entitled cause, find the defendant, Jade Sasha Jenks, guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187, subsection A, a felony, as charged in count 1 of the amended information, and fix the degree thereof as murder in the first degree. Dated today's date, signed the foreperson. Ladies and gentlemen of the jury, was this and is this your verdict as read? Yes. Yes. All right, does either side wish to have the jury poll? No, Your Honor. Yes, Your Honor. All right, Madam Clerk, if you please poll the jury. Ladies and gentlemen of the jury, please answer with a yes or no, answer only, as to count 1, first degree murder. Was this and is this your verdict as read? इस फैसले को सुनकर जैड काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि आखिरकार ये किस तरह का न्याय हुआ और जो मेरे साथ हुआ था आखिरकार उसके बारे में जज साहब ने क्यों नहीं देखा। वैसे दोस्तों केस को आप लोगों ने भी सुना है और सारी की सारी चीज़ों को देखा है कि यहाँ पर क्या हुआ। आप लोगों को वैसे क्या लगता है कि वहाँ पर क्या फैसला सुनाना था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट आसमा को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।